जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर और फारूक समी, सीनियर सहाफ़ी हैं। ज़हीर केस में सबसे पहले बात करेंगे। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ के लोग कह रहे हैं कि जी रेप की सेक्शन को निकाले जाना एक बड़ी डेवलपमेंट है ज़हीर के हवाले से और ज़हीर के हक में। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो 364 ए और जो बाकी सेक्शंस को रखा जा रहा है, उसके बावजूद भी ज़हीर के ऊपर उम्र कैद या फिर फांसी की सजा मुतवक्के है और वो तलवार लटक रही है। इसके अलावा बात करेंगे बानी एमक्यूएम की जानिब से एक नई दरखास्त आई है। निसार अहमद पवन हैं जो कि साबिक एमपीए और एमएनए हैं। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है। कल एक बेंच इस केस की समाअत करेगा। क्या उम्मीद है और क्या कानून कहता है कि ये दरखास्त कहां तक पहुंचेगी? क्या इसकी सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या इसका भी जो मामला है वो जो साबका दरखास्त आई थी उस जैसा होगा? तीसरी खबर यह है कि अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो कराची वाले हैं उनका पारा जो है वो अब बर्दाश्त जो है वो खत्म हो चुकी है। सुरजानी टाउन के अंदर के इलेक्ट्रिक का एक दफ्तर नजरे आतिश कर दिया गया है। एक चौथी खबर यह है कि इलेक्ट्रिक और सुई सदर गैस का एक केस लगा हुआ था सिंध हाई कोर्ट में और आज मैं मौजूद था। तो के इलेक्ट्रिक ने तस्लीम किया है इस बात को कि कराची का हर शहरी फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से परेशान है और शिकायत है, और जो के इलेक्ट्रिक ने जो कुछ कहा है उसके ऊपर भी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ कराची की जो सूरत हाल है, फ्लड है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड के बाद की सिचुएशन है उस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले फारूक समी आपकी तरफ आऊंगा। ज़हीर केस में मुख्तलिफ अब कानून अपनी जगह हैं, लेकिन लोगों की ख्वाहिशात आ गई हैं। क्या कहेंगे इन ख्वाहिशात का, और जो कोर्ट रिपोर्टिंग है इसके माबैन कितना गैप होता है, और एक जर्नलिस्ट किस तरह इसको बैलेंस करके चलता है? जरा थोड़ा सा बताइएगा। देखें, इस केस के अंदर जो मैंने शुरू से हम ये कह रहे हैं कि इस केस के अंदर हकाइक से ज्यादा जो है वो रेटिंग को जो है वो मंजर में रखा गया है और उसको जो है वो ज्यादा मुकदम रखा गया है और वही हुआ है। जैसे कि गुज़िश्ता 3 महीने से हम ये 4 महीने से देख रहे हैं कि इस केस के अंदर एक तवातुर के साथ एक चीज होती है। अगली समात में मुल्जिम गिरफ्तार हो जाएंगे जिनको हमने मुल्जिम है, जिनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने बच्ची को अगवा किया है, और एक तरफ मौक़िफ़ ये है कि बच्ची अपनी मर्जी से पसंद की शादी के लिए मॉडल कॉलोनी कराची से लाहौर गई। इन दो जो है दावे हैं, इनकी तस्दीक होना करना अदालत का काम है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये कहा जा रहा है कि जनाब एक तरफ पूरा एक स्टेज तैयार किया गया और उस स्टेज पे उन्होंने एक पूरी बयानिया तश्कील दिया कि भाई ये गैंग है और दीगर चीजें हैं। तो बहुत ये गलत बात इसलिए थी कि अगर इस तरह के बयानिया हम तस्लीम कर लें तो फिर अवाम जो कि अवाम है उसका रियासत पर एतमाद कैसा रहेगा और रियासती इदारों पर एतमाद कैसा रहेगा, उसका रियासती इदारों के लिए शुकूक व शुबहात में इजाफा होगा। मेरी नज़र में मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने मुसलसल इस तरह की जो अफवाहें हैं और जो अभी भी ये काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इसकी वजह से देखिए, रेटिंग मिलना कोई मसला नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त इस काबिल हैं कि वो रेटिंग हासिल वैसे भी कर सकते हैं, उनके यूट्यूब पे फॉलोअर्स की तादाद वैसे भी बढ़ सकती है, उनके पास बहुत कुछ है देने को। तो ये इस तरह की चीजें करना, जैसे कि आप 3 महीने से देख रहे हैं, बिलाल आप भी देख रहे होंगे, अरमान भाई भी देख रहे हैं, सीनियर आदमी है कि जनाब इस केस के अंदर आपने पहले दिन से ये बना के रखा हुआ मौक़िफ़ कि जनाब इसको सजा होगी, फांसी हो जाएगी और ये ज्यादती का केस है और फला है और धमाका है, और हकायक को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। इस चीज के अंदर कई चीजें हैं जो कि साबित होना है। आज मैंने और अरमान भी ने एक व्लॉग किया था, उसके अंदर हमने की थी और वो हम बातें नहीं करना चाह रहे थे, वो भी की थी। मतलब जब आप एमएल कराएंगे तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होंगी, फिर आप ये कैसे साबित करेंगे कि ज़हीरी इसमें कल्प्रेट है? बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब ज़हीरी ये बोल सकता है कि भाई मुझे तो जज ने भेजा था। अब वो दो रिपोर्टें आ गई हैं, एक रिपोर्ट के बाद दूसरी रिपोर्ट आ गई है, तो इसके अंदर सवालात बहुत हैं। तो हमें एक जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, जो कि इंतहाई अफसोस के साथ वो जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग नहीं हुई, जिसके बाइस ये जो है पूरा एक सीन क्रिएट हुआ। बुनियादी तौर पर ये एक चाइल्ड मैरिज का केस था। अगर उसको उसी तरीके से बेहतर तौर पर लेके जाते जो मुद्दई मुकदमा यानी बच्ची के वालिदैन हैं, तो ये केस बहुत अच्छे से हैंडल हो सकता था।
और मैंने इससे भी कहीं ज्यादा हट के बात आगे की थी अपने शुरू के जो जो भी मैंने बात की थी, मौका लिया था जब मैं व्लॉग्स खुद अपने भी नहीं करता था, जब भी लोगों को ये कहा था कि अगर ये केस को अगर उनके वालिदैन उसको मोहब्बत के साथ लेके चलते तो अब तक बच्ची उनके पास होती, क्योंकि एक माहौल से दूसरे माहौल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। ये मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था, लेकिन वालिदैन ने अपनी जिद की वजह से इस मामले को इस नहज में पहुंचा दिया है कि अब ये मामला जो है बच्ची की भी जिद बन गया है लगता है। और अब इस बच्ची को जो सजा भुगतनी पड़ रही है, देखिए अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बहुत सारे सवालात उठेंगे। जहां वली के तसव्वुर की बात आएगी तो वहां ये तसव्वुर भी आएगी कि इस्लाम में बालिग को हक है शादी करने का, और इस पे फेडरल शरीयत कोर्ट के कई मुतसादिम फैसले मिल जाएंगे इस कानून साजी पे। एक लंबी बहस है। तो मेरे ख्याल में आज जो ज्यादती की दफा हटी है, इससे जो जहीर वाली जो साइड है वो थोड़ी सी तगड़ी हुई है। और जो वो लोग थे जो कि कह रहे थे कि जनाब उसकी जमानत अब कैंसिल, जमानत कैंसिल होना, उसके गिरफ्तार होना कोई बड़ी बात नहीं है। कानून में हम कई दफा देखते हैं कि मुजरिम नहीं होता बंदा, मुल्जिम नहीं होता बंदा, और वो अंदर पड़ा होता है। सियासी प्रेशर होते हैं, सिंध हुकूमत का दबाव होता है, विफाकी हुकूमत का दबाव होता है, लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, पेशियों होती हैं, कुछ छूट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जनाब आप जो है जब दिल चाहे किसी को भी सजा दे दें। और हमने तो सजाएं होती हुई देखी हैं बिलाल भाई, मैंने और आपने सजाएं होती हुई भी इन कोर्टों से देखी हैं, और बाद में वो सजाएं खत्म होते हुए भी देखी हैं। मैंने और आपने ये भी सुनते देखा यार हम मजबूर हैं, हम फैसला सुना रहे हैं, इस हद तक हमने ये सुनते हुए देख लिया है कई दफा पे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन और हम क्योंकि आई विटनेस होते हैं उन चीजों के, और हम उसको रिपोर्ट भी नहीं करते क्योंकि वो रियासती इदारों के ऊपर, या हम ये नहीं चाहते कि अवाम का एतमाद उन रियासत के इदारों से वो, क्योंकि ये रेयर में चंद केस होते हैं। जैसे ये केस आया रेयर में चाइल्ड मैरिज के बहुत से केसेस होते हैं, एक रेयर केस आया जिसके अंदर बहुत ज्यादा हमने दबाव देखा, इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड बन गया, इतने इससे बड़े बड़े केसेस में कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बना। तो मेरी नजर में अब कम से कम मेरे हमारे सारे दोस्तों को जो कि यूट्यूब कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए, और इस केस को केस की तरह रिपोर्ट करना चाहिए। कोई फरीक बनकर कोर्ट रिपोर्टर्स को और या यूट्यूबर्स को भी फरीक नहीं बनना चाहिए। इसको जो है वो हक व सच की इस्लाम और कुफर की जंग नहीं बनाना चाहिए। उसको आप केस रखें, ये चाइल्ड मैरिज का सिंपल केस है, उसको उसी तरह चलाएं, उसमें जो चीज बनती है वो हो जाएगी। अच्छा, ये फारूक भाई, ये आसिम मलिक ने एक पॉइंट रेस किया है, और ये पॉइंट एक वैलिड पॉइंट है कि इन केस जहीर इज अरेस्टेड विल ही बी सेफ इन प्रिजन, वी ऑल नो हाउ फेयर दे आर विलिंग टू गो टू किल हिम। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मेरे ख्याल में वो प्रिजन में ज्यादा सेफ होगा, अभी वो अनसेफ। जी फारूक भाई, मेरी सुन पा बात रहे हैं आपको आप? आवाज आई? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं? नहीं, आप नहीं सुन पा रहे। जी, आपकी आवाज अब आ रही है। क्या? हाँ मैं ये कह रहा हूँ मेरे ख्याल में वो नहीं, सही है, जेल आप के अंदर कंटिन्यू करें। ज्यादा सेफ है। कंटिन्यू करें। मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल में वो जेल के अंदर ज्यादा सेफ है बनिस्बत इसके कि जेल के बाहर। जेल के अंदर जब वो चले जाता है तो वो रियासत की तहवील में होता है, उसके ऊपर तशद्दुद तो हो सकता है, उसको डराया धमकाया जो जा सकता है, ताहम ये इंतहाई मुश्किल मामला होता है कि उसकी जान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये इतना ठीक है, इसको बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन इतना बड़ा मामला नहीं है कि उस पर सिंध हुकूमत और इदारे जो हैं वो अपनी जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगाएं। देखिए सिर्फ सिंध पुलिस नहीं होती जेल के अंदर, अब रेंजर्स की भी क्रेडिबिलिटी का मामला होता है, और भी दीगर चीजें होती हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। बहुत से अपोजिशन अगर इस तरह होता तो अपोजिशन के तमाम लोगों को इसी तरह जो है जेलों में भेजा जाता और निपटाया जा रहा होता। तो अब मेरे ख्याल में इस बाहर केस में ज्यादा जी कंटिन्यू करें, क्या कह रहे हैं आप? मेरे ख्याल में ये बाहर ज्यादा अनसेफ है। आपको मेरी है, आवाज आ रही और है? एक फैन कह रहे हैं कि जी ये रेप, जी आ रही है आपकी। एक तरफ रेप की सेक्शन निकाल दी गई है, तो एक तरफ ये मामला है। जी अरमान भाई, आप कुछ कहें? अरमान भाई, आपकी तरफ आपसे कुछ सवाल है। आपको बिलाल की आवाज आ रही है?
मुझे बिलाल भाई की आवाज आ रही है, कट रही है लेकिन आ रही है। अच्छा, अरमान भाई से सवाल है कि अरमान भाई इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप? फारूक भाई आप सवाल करें अरमान भाई से, आप शायद मेरी आवाज नहीं जा अरमान रही है। भाई आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, बिलाल पूछ रहे हैं। भाई ये सिचुएशन जो है, ये जो केस है, आज हमने भी डिस्कस किया था इसी को, कि जो जिस तरह से यूट्यूब पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। देखिए, मौक़िफ़ इख्तियार करने से क्या होता है कि जो हक़ायक़ हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहीं गुम हो जाते हैं। तो पहले जो हक़ायक़ हैं उनको बहुत ही, जिस तरह के वो हक़ायक़ हैं उसको उसी तरह से बयान कर देना चाहिए, ताकि जो है इसमें किसी चीज़ का इबहम न रहे। उसके बाद भी जो राय बनानी है वो राय आवाम खुद भी बना सकते हैं और आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कि जिस तरह से हम लोग भी एक्सप्लेन करते हैं उसको, अपनी राय, हमारी राय है उसके ऊपर, कि ये केस, और कोई मंतकी राय होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है बिल्कुल ना सर है ना पैर है और आप जो है वो बस बात की चले जा रहे हैं। जैसे पहले भी बात होती रही है, अभी भी बात हो रही है, वो केस अभी भी चल रहा है, और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि इस तरह की हवा बात करते हैं। तो उनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इस सिलसिले में, और ऐसे नहीं कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं है और कोई बुनियाद ही नहीं है किसी बात की, और आप जो है अभी भी जो केस है इसमें जो अगवा की जो बात लगाई गई है, अगर उसको भी कोर्ट ने जो है वो इस वक्त जो केस आगे आगे बढ़ेगा जिस तरह से, तो उसका 140 जो 174 का जो बयान है वो मौजूद है उसका, और उस पे जो है वो क्या कहते हैं, जो खातून है उनका बयान मौजूद है। तो उस बयान की रोशनी में जो है वो अगवा का केस नहीं बनता। अब वो माइनर है नहीं है, ये अदालत ने फैसला करना है ना। एक वकील साहब अगर कोई बयान दे रहे हैं और वो उनका अपना एक मौके पे अपना एक वर्जन है, वो सिर्फ हम जो है वो वन साइडेड अगर रिपोर्ट करेंगे, वन साइडेड बात चलाएंगे, तो वो उनका अपना मौके, हर वकील का अपना एक मौके होता है जिसको लेकर अदालत जाता है। तो या तो हम मौके चला लें या फिर अदालती कार्रवाई को चला लें। अदालती कार्रवाई जो है वो ज्यादा बेहतर होती है। जो ऑर्डर है और जो इस वक्त जो अदालत में मामला हैं चल रहे हैं और अदालत में जो कुछ जमा है, जो डॉक्यूमेंटेड है, सिर्फ अगर उस पर बात की जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आप जो है वो किसी वकील की साइड पे नहीं जाते, आप जैसे केस पे रहते हैं। अभी भी जो अगर अगवा की दफात है, अगर वो देखा जाए तो अगवा की दफात कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसको फांसी हो जाएगी या उसको जो है वो उम्र कैद हो जाएगी, तलवार लटक रही है। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रोसीजर है जिस तरह से पीछे आप दूसरा केस देखें, निम्रा गाजी में भी हुआ था कि जो उसका हस्बैंड है, क्या नाम है उसका, फारूक भाई शाहरुख। आप सुन पा रहे हैं अरमान भाई को रेगुलर? मुझे आवाज कट रही है अरमान भाई की, आप सुन पा रहे हैं अरमान भाई को? फारूक भाई आपकी आवाज बंद है। मुझे मुझे साफ आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे साफ आवाज आ रही आवाज आ रही है, सब आवाज आ रही है, ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ बिलाल। तो अब जिस तरह से जो है वो जो बात हो रही थी कि जो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं वो बेहतर होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेड हो। जिस तरह से निम्रा काज़मी के केस में हुआ था, उनके जो जो हस्बैंड है उनको भी जेल हो गई थी, लेकिन फिर हुआ क्या बाद में, वो अगवा साबित नहीं हो सका। इसी तरह से इस केस में भी ऐसे ही है कि अगर अगवा साबित नहीं होगा तो फिर क्या होगा। आपको जो भी रिपोर्ट कर रहा है, जो भी है, वो किसी एक्सट्रीम पे जाने से बजाय बीच में रहे कहीं। और अभी जो है सारे इबाम है, जब तक फैसला नहीं आता, अदालत जब तक फैसला नहीं करती है, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो जाएगा। तो उसमें जो इबाम होते हैं, जो अदालत कह रही है, जो अदालत में सब सबमिट है, हमने सिर्फ उस पर बात करनी होती है। जब हम उस पर बात करेंगे तो वो इबाम भी हम उसके अंदर छोड़ देते हैं। हम कोई हतमी बात नहीं करते हैं कि नहीं जी ऐसा होकर ही रहेगा, और फिर वैसा नहीं होता है तो फिर आप कहाँ खड़े होते हैं। तो वो जो ये चीज है ना कि हतमी बात ये जो इसको कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, अदालत की जो कार्रवाई है उसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट से कोई गुंजाइश नहीं होती है, आप उसमें नहीं दे सकते हैं जब तक कि अदालत का फैसला नहीं आ जाएगा। कई जगह ऐसा होता है कि अदालत का मूड नजर आ रहा होता है, लेकिन कभी जो है वो अदालत में मूड जो नजर आ रहा होता है बिल्कुल सब बरखिलाफ जाके भी फैसला करती है। तो अदालत का मूड देखकर या किस तरफ कार्रवाई जारी है वो देखकर आप कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, और यही इसी तरह से जो है फिर अगर आप दे रहे होते हैं, जो बहुत कई यूट्यूबर्स हमारे कर भी रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि मिसलीड होता है आपका जो व्यूअर है, वो मिसलीड होता है, और बाकी दीगर व्यूअर्स भी जो है मिसलीड होते हैं। वो आके कहते हैं कि जी वो तो ये कह रहे हैं, आप लोग इस तरह से कह रहे हैं, तो काम सही किसको जाने। तो मामला ये है कि सही
और गलत की बात नहीं है। बात यह है कि ऑथेंटिक कौन है, कौन आपको ऐसी खबर दे रहा है जो कि कोर्ट में मौजूद है, कोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है। दोनों तरफ के वकील में से किसी एक वकील से बात करेंगे तो वो एक तरफ का वर्जन आएगा, जबकि दोनों तरफ का अगर आपको जो है वो देखना है तो आपने कोर्ट के डॉक्यूमेंट को देखना होता है। वो डॉक्यूमेंट जो कह रहे हैं आपने वो बयान कर देना है। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह से होना चाहिए, तो उससे जो है वो आपके लिए भी, अपने लिए भी आपको रूम मिल जाता है और आप किसी एक तरफ जाके नहीं खड़े होते जब तक कि फैसला नहीं आ जाता। और जो कानूनी मामला हैं अगर आप उसमें जो है वो गहरी गहरी नजर रखते हैं तो फिर आप उसके इम्कानात को बताते हैं कि ये दफात लगी हुई है और ये उड़ जाएंगी या ये जो है वो रह जाएंगी और ये इस पे जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीजें भी वो बता सकता है जो कि कोर्ट पर और कोर्ट के मामला पर नजर रखता है या उसको कानून की कोई शुद्ध-बुद्ध होती है। अगर आपको कानून की शुद्ध-बुद्ध नहीं है तो फिर तो हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ होगा। अच्छा, ये फारूक भाई, ये बहुत अच्छी बात की है कि रिपोर्टर तो बहुत सारे हैं और कोर्ट रिपोर्टर भी बहुत सारे हैं, क्राइम रिपोर्टर भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक रिपोर्टर का होना और एक कानून से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये इसमें आप क्या देखते हैं कि जो आमतौर पे फील्ड के अंदर होता है उसमें आपका तजुर्बा क्या है? बिल्कुल दुरुस्त बात की है अरमान भाई ने, मैं उनको सेकंड करता हूँ। एक सिर्फ रिपोर्टर होना, कानून की थोड़ी समझ के साथ बात करना और थोड़ा सा उसके अंदर अपना कॉमन सेंस और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना और कानून को वाक़यात से जोड़ना और कानून के मुताबिक ही रहना और जो मीडिया एथिक्स हैं या जो हमारे अखलाकियात हैं उसका दामन ना छोड़ना एक अच्छे रिपोर्टर के लिए ज़रूरी होता है। बिलाल भी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी तस्वीर चली गई है। तो अरमान भी, बिलाल साहब का जो है वो मुझे लग रहा है कि नेट कमजोर हो गया। नेट आपको जो मेरी है आज आवाज आई? प्रोग्राम कर रहा है। बिल्कुल, आपकी आवाज भी आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये चीजें हैं, लेकिन मुझे जो इस केस के अंदर लगा ना, उसमें ये है कि मेरे ख्याल में जो लोग इसमें बहुत से ऐसे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं हमारे, बहुत से कोर्ट रिपोर्टर दोस्त हैं जो ऐसा नहीं कि कानून नहीं समझते, कानून समझते हैं, लेकिन वो कानून समझ के भी वो जो कर रहे हैं, अब क्या वजह हो सकती है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब मेरी राय में कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अखलाकियात को ना, उसका दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कल जो है हर चीज़ जो है वो पलट के हमारे पास आनी है, तो खौफज़दा भी होते हैं कभी कभार हम ये बातें करते हुए। खैर अरमान भाई, वो बिलाल साहब तो चले गए, अब लेकिन टॉपिक है फारूक फारूक बात ये है भी, इस पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि जो रिपोर्टर्स हैं, आप रिपोर्टर्स की सिर्फ बात कर मान रहे भाई, हैं। आप मुझसे पूछे नहीं, आप मुझे बताएंगे। नहीं नहीं, आप बताएं, ये रिपोर्टर्स जो हैं, रिपोर्टर्स की आप सिर्फ बात कर रहे हैं। अभी जो है वो जो एक अजदहाम है वो है यूट्यूबर्स का, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। रिपोर्टर्स की कहीं ना कहीं हम ट्रेनिंग का बंदोबस्त कराते हैं, हमारी यूजेस भी कराती हैं, प्रेस क्लब में भी होती हैं और उनको बताया जाता है कि क्या मामला हैं, टेक्निकलिटीज क्या है इसकी, इसमें जो रिपोर्टिंग जो है वो मुख्तलिफ जो कैडर्स हैं, जैसे कोर्ट रिपोर्टिंग है या इलेक्शन रिपोर्टिंग है या क्राइम रिपोर्टिंग है, वो किस तरह से होती है। लेकिन यूट्यूबर्स के लिए इस तरह का कोई इंतजाम अभी तक देखने में नहीं आया है। तो उनकी जब तक आगे, अच्छा, और ट्रेनिंग अगर वो लेना चाहते हैं या नहीं ले चाहते हैं वो एक अलग बात है, वो एक अलग मौजू होगा कि जी हम क्यों ट्रेनिंग लें, हम तो ट्रेंड शुदा हैं। तो कोई ट्रेंड शुदा नहीं होता है बहरहाल, लेकिन ये है कि अगर इस तरह के मौके मिलते हैं और कोई यूट्यूबर्स का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है जो ट्रेनिंग का भी इंतजाम कराता है, तो मेरे ख्याल से इसमें फिर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आप क्या कहते हैं? ये दुरुस्त कह रहे हैं अच्छा, आप। नहीं नहीं, लेकिन अरमान भाई, इसमें एक और चीज भी तो है ना कि वो जैसे आपने खुद कहा है ना कि कोई अगर ट्रेनिंग लेना भी चाहे, कोई आपसे पर्सनल मिलकर कहे कि यार ये केस जो है वो लव मैरिज है और यूट्यूब के ऊपर आकर ये कह रहा हो कि नहीं ये तो गैंग है इसके पीछे, उसका क्या इलाज है? ऐसे लोगों का बिलाल इलाज भाई, क्या करेंगे मैं बताओ? जवाब देता हूँ। मैं इसका जवाब जी। देता हूँ। अभी हमने 5 मिनट, आप जब चले गए थे, हमने इस हवाले से पूरी बात की है कि बहुत से रिपोर्टर्स हैं जिनको जो समझते हैं, उनको कानून की सूझबूझ भी है। बहुत से क्राइम रिपोर्टर्स हैं, वो कानून भी समझते हैं, जुर्म भी समझते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो ये एक पॉपुलर ट्रेंडिंग में बहुत सारे लोग चलते हैं और आप और मैं तो बैठे होते हैं, गपशप भी कर रहे होते हैं, हमें पता है
और उन दोस्तों के साथ, क्योंकि हम तो सारे दोस्त ही हैं, बैठते हैं रोजाना क्लब में और दीगर एक्टिविटीज करते हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं मैं उनको बता रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे अलग बात कर रहे होते हैं और पर्सनल में अलग बात कर रहे होते हैं। लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल में दुनिया इसी तरह चलती है, कोई मसले की बात नहीं है। और जो आपने यूट्यूबर्स की ट्रेनिंग की बात की है, मैं उसके ऊपर ज्यादा आता हूँ कि देखिए, यूट्यूबर्स की ट्रेनिंग के हवाले से जो है वो कई प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुए हैं और कई प्रोग्राम किए गए हैं, ऑनलाइन किए गए हैं, लोगों ने किए हैं। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर सिस्टम है कि जो हर शख्स चाहता है कि वो हर किसी के महकमे में जो है वो दखल अंदाजी करे, हर इदारा दूसरे इदारे के जो हुकूक पामाल करने पर तुला रहता है। इसी तरह जो हमारे यूट्यूबर दोस्त हैं, उन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक देख के इस केस को चुना और उन्होंने उस पर आकर अपनी मर्जी का किया। बहुत से दोस्त ऐसे थे जो कि बाहर ही खड़े नजर आते थे मुझे, और वो अंदर नहीं जाते थे, और वो बाहर जो लोग आते थे उनसे ले लेते थे और कुछ चीजें वीजें हो जाती थी और कुछ समझ बूझ के अपनी जहन से कुछ बना के वो उसको रिपोर्ट कर देते थे। मुझे याद है जब कराची बदअमनी केस चल रहा था, बेअमनी केस, और हम सब बैठे होते थे और हम रिपोर्टिंग करते थे। अकबर अनवार साहब होते थे, सीनियर रिपोर्टर थे जियो न्यूज जी के। जी जी जी। हम सबसे ज्यादा सीनियर रिपोर्टर वो थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और बिलाल साहब, गालिबन आप उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं थे, तो हमारे पास टिकर माफिया होती थी, जिसको जी आप जी लोग जी हमारा जी। मजाक उड़ाते थे टिकर माफिया कह के। हाँ, मैं बिलाल उस वक्त जंग मुंसिफ, अखबार में था। हाँ, ये जंग अखबार में थे, तो ये बिलाल मुंसिफ और असगर भाई जो है वो हमारा मजाक उड़ाते थे, अरमान भाई जो हमारे हाँ सीनियर्स हाँ। थे। लिसनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, अपने व्यूअर्स के लिए, कि भाई हमारे जो सीनियर्स थे कुछ, वो हमारा मजाक उड़ाते थे कि भाई ये टिकर माफिया हैं, या हमारे दीगर कुलीग्स थे जो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता थे। तो हम उस वक्त भी इस बात का ख्याल रखते थे कि हमने जो सबसे सीनियर थे वो अकबर अनवार भाई थे, जो कि अब एक सरकारी महकमे में मुलाजमत करते हैं। हम उनसे मशवरा करते थे अगर कोई चीज हमें समझनी नहीं आती थी। हम लोग एक दूसरे की चीजें टैली करते थे बिना किसी उसके कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। हम टैली करते थे, यार ये टिकर गलत ना चले जाए, ये कोर्ट का मामला है, ये हसास मामला है और ये इतना बड़ा मसला है, मतलब हम जो चीज रिपोर्ट कर रहे हैं कोर्ट से उसका असर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये जिसको मैं कहता हूँ ये आखिरी राउंड की बला होती है कोर्ट। आप झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं, मसालती कमेटी में बैठते हैं, खत्म हो जाता है, फिर आप थाने चले जाते हैं, एफआईआर कट जाती है, थानेदार बिठा लेता है, फिर सबसे आखिर में जब आप आते हैं ना तो फिर आप कोर्टों में आते हैं। अब यहां से अगर कोई चीज गलत इंटरप्रेट हो जाए तो ये सोसाइटी के लिए भी गलत है। बिलाल भाई, मेरे ख्याल में इस केस के लिए ये जो पसंद की शादी वाला मैटर था, इसके लिए बहुत कुछ हो गया है। मैं बार बार देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो दूर है तो क्या हुआ, दिलों में बसा हुए को याद कर रहा अच्छा जी, चलें जी, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं बात कर लेते हैं कि जी बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के पर जो पाबंदी आयद है लाइफ टाइम, उसके है। ये हवाले से। काला तो बताते कि हमारा किसी पार्टी सहाफी का किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता, उसकी अपनी पार्टी होती है। हाँ, वो अच्छा अच्छा, आज जो है वो बड़ी पेशरफ्त ये हुई है फारूक भाई, मैं थोड़ा सा लोगों को बता देता हूँ कि मैंने एक व्लॉग भी किया है इसके ऊपर, और वो जो आईनी पटिशन है 4997 उसको बाकायदा अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाया है। जिसने अगर नहीं देखी तो वो मेरा भी देख ले व्लॉग, और फारूक भाई और अरमान भाई के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। बहुत डिटेल के अंदर हमने जिक्र किया है कि अल्ताफ हुसैन पर जो पाबंदी आयद है उसको हटाने के लिए उस दरखास्त में क्या क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है। अब इस केस की समाअत कल होनी है, और फारूक भाई ये थोड़ा सा बताएं, इससे पहले भी एक दरखास्त आई थी, तो क्या लग रहा है आपको कल इस दरखास्त का फ्यूचर क्या होगा? बेंच भी वही है जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख हैं, 2 रुकनी बेंच वही है। और इससे पहले आपको पता है कि जब एक आम शहरी थे, हम नाम नहीं लेते, उनका कोर्ट नहीं करते, जब पेट वो खराब हो गया था। जो कुछ भी हुआ था, अब वो जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सादा लिबास में आया करते थे कोर्ट के अंदर, और वो जब अल्ताफ हुसैन का केस ये लग रहा था तो खासकर आया करते थे। तो क्या अच्छा, देख रहे हैं आप वैसे? वैसे जी भाई ये हाँ, बताएं वैसे पहले कि ये फारूक भाई जो है वो आज वजदान में है कि नहीं है? नहीं वजदान नहीं, में है तो ये फिर सही बताएंगे ये। नहीं 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 नहीं, ये अभी नन्हे मुन्ने काके बन रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा, जैसे इनको नहीं पता। भाई मुझे क्या मालूम क्या होता है ये सादा लिबास वाले। मैं भी सादा लिबास वाला लग रहा हूँ फिलहाल तो। ये आप जो है ना आज सफेद कपड़े जो पहने हुए आपने, ये ऑफ वाइट पहने हुए, ये सादा लिबास एहलकार पहनते हैं।
हाँ देखिए, अगर कल आ जाते हैं निसार भाई तो ये मूव बता देगा कि कितनी नरमी है। लेकिन दोस्त कहते हैं कि कोई नरमी नहीं है। क्या मतलब यार, आप वुजदान वाली कैफियत से तो थोड़ा सा आए जरा। क्या मतलब अरे दोस्त? भुगतान क्या आम लोग भाई, देखें, ये तो मैं समझ गया ना, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त उनको बताएं कि हाँ, उनको समझाए। दो से तीन चीजें। उनको समझाएं एक, थोड़ा सा। देखिए ना, आप इशारे में बात करके निकल लिए पतली गली से आप, यानी कि आप थोड़ा डर भी रहे हैं, थोड़ा सहम भी रहे हैं भाई के नाम की वजह से भी, उधर से भी उधर से भी थोड़ा घबरा रहे हैं, इधर से भी घबरा रहे हैं, दरमियान का रास्ता पतली गली लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं घबराता। आज अरमान भाई के साथ मैंने एक व्लॉग किया है, जिसको लगता है कि मैं घबराता हूँ वो व्लॉग देख लें, ठीक है। और हाँ हम उस वक्त भी नहीं घबराए जब साबका तोती बोलता था ना, आज घबराए ना उनसे घबराए ना इनसे घबराए। सीधी सी बात है जी। एक बहुत बड़ा मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, बुनियादी हाँ तौर पे ये हो क्या रहा है। तो मुझे जो जवाब आया दोस्तों का, उन्होंने बोला देखें, इस वक्त ये बात तो साबित हो गई है कि सब नाकाम हो गए। ठीक है। अगर आपने कराची को एक ऐसा बना देना है जो कि मतलब नाकारा सी चीज है, और उसको जिसने आया उसको नोचा खाया और उसको छोड़ दिया, हम्म। तो अलहदा बात है। लेकिन अगर आप कराची में चाहते हैं कि वहां पर कराची के लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव हों, तो आपको जरूरत हो गई है अब भाई की, यानी बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। हम्म। बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जरूरत का अंदाजा बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी हुआ है, और उन्होंने या तो उन्होंने या उनके दोस्तों ने कुछ मैसेजेस इधर उधर फॉरवर्ड किए हैं कि जनाब हम जो चीज होनी थी वो हो गई, जो माजी हुआ उसको छोड़ दें और आगे बढ़ते हैं। और इस आगे बढ़ने के मैसेजेस के साथ जो 14 अगस्त थी उसके लिए एक उन्होंने पूरा 14 अगस्त को मनाया गया भरपूर। अच्छा, ये जो 14 अगस्त इन्होंने मनाई, अच्छा ये बहुत ही बड़ा स्टेप था और इन्होंने अपनी पावर शो की थी, और उसका मुख्तलिफ जगहों पर असर भी हुआ। उसका नतीजा आपने ये देखा कि उस तरह की सख्ती जैसे कि माजी में होती थी वो नहीं हुई, और लोगों को छोड़ा भी गया। वो के मुकदमात बने, कहीं सख्त बने कहीं कम बने, लेकिन छोड़ा गया। 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों में बानी मुत्तहिदा की पार्टी के लोगों को कभी भी नहीं छोड़ा गया। यानी जो ओरिजिनल एमपीएम थी उसको हमने कभी भी छुटते हुए नहीं देखा। तो ये उनकी तरफ से वो था। अब कराची के अंदर दो मसाइल हैं। एक तो पीटीआई एक बड़ा मसला बन गई है, और जो कराची के अंदर एंटी स्टेट एलिमेंट्स जमा हो रहे हैं वो एक बड़ा मसला बन गए हैं उनके लिए। ऐसे में महाजिर कौम परस्ती की पॉलिटिक्स को हवा देकर उस चीज को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इदारों का मौक़िफ़ है कि कुछ भी हो जाए, जो ये वाली कौम परस्ती वाली पार्टी है इनके पास पाकिस्तान के सिवा कोई दूसरा हल नहीं है। इसलिए इस पूरे गैप को महसूस करते हुए और उनकी जरूरत को समझते हुए ये पटिशन फाइल की गई है। इससे कबल भी पटिशन फाइल की गई थी, लेकिन क्योंकि हमारे जो सादा लिबास वाले, जो एक ऑफ वाइट वाले आते हैं और एक सुरमई वाले आते हैं, तो जो सुरमई आप वाले हैं ऑफ वो वाइट जिस चीज वाले हैं, को, आप ऑफ वाइट वाले वहां आप हैं। जी जी, जो सुरमई वाले हैं अच्छा। वो अभी राजी नहीं है, जो ऑफ वाइट वाले हैं वो राजी हैं। अब देखना यह है कि कल निसार साहब अगर अदालत में मौजूद होते हैं और उनकी पेट खराब नहीं होता, उनकी तबीयत खराब नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि कुदरत भी चाहती है कि भाई ये चीज हो जाए। इसका सिंपल सा बस यही है, क्योंकि आपको ये लोगों ने तय कर लिया कि पीटीआई को भेजना है। अब इसके अलावा एमक्यूएम के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, वो आज मैं और अरमान भी बैठे थे, सारे दोस्त ये कहते हैं कि दूसरा तीसरा ऑप्शन जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी राय के टीएलपी है, और टीएलपी जो है वो लोगों को वो नहीं कर सकी, क्योंकि टीएलपी के साथ बहुत सी उनकी हमदर्दियां हैं, मेरी भी हो सकती हैं, लेकिन टीएलपी थोड़े एग्रेसिव मोड की है, तो उनको लगता है कि हमने जो एक देवबंदी फैक्टर को खड़ा किया था वो हमें संभालना मुश्किल हो गया था, तो मुमकिन है कि ये फैक्टर भी जाके आगे जैसे कि अभी भी खतरनाक हो रहा है वैसे ही हो जाए। तो बाबा जी की स्टोरी यही है कि बाबा जी राजी नहीं है, लेकिन अदालत में आते हैं, क्या जजमेंट ले लेते हैं,
ये देखना होगा, और अभी भी बहुत कुछ प्रूफ करना बाकी है बानी एमकेएम। अच्छा अच्छा अच्छा, अरमान भाई क्या कहेंगे? फारूक भाई थोड़ा सा वुजदान में आए हैं, लेकिन हल्का हाथ रखा है इन्होंने, दोनों तरफ खेलने की कोशिश की है, ये न्यूट्रल रास्ता सहाफत पकड़ने का। देखिए मैंने बिल्कुल प्रोफेशनल राय और चीजें दी हैं, और जो मेरे अच्छा, पास दस्तयाब मालूमात है। चले चले अरमान भाई आप बताएं, फिर दोबारा से फारूक भाई से वुजदान की कैफियत में लाने की कोशिश करेंगे फारूक भाई को, कि फारूक भाई वुजदानी कैफियत में अच्छा, आए, मेरा क्योंकि अरमान भाई से कुछ और सवाल फा, होता है। फारूक मेरा भाई हाँ जो जी है जी ना, जी कुछ और जी जी सवाल होता जी 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 है। सवाल मेरा करें। अरमान फारूक भाई भाई से सवाल होता है, फारूक भाई जैसे फॉर कल बता रहे एग्जाम, थे ना। हाँ, फारूक भाई मेरा फारूक करें भाई सवाल आपकी सवाल, आवाज अरमान नहीं भाई आ से रही, ही होता है। करें करें फारूक आपकी भाई। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ तो रही है? हेलो, आवाज आ रही है? अरमान अब भाई आ अभी गई? से आवाज नहीं आ रही नहीं, आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी फारूक भाई। यार मुझे तो आ रही है इनकी आवाज। फिर आप ट्रांसलेट कर, मतलब आप फॉरवर्ड कर दें चले फारूक उनका भाई आप मुझे सवाल। बताएं, ऑडियंस आप खुद फैसला करेंगे, मैं आपको अरमान भाई की आवाज आ रही नहीं आ रही फारूक भाई की? ये अरमान भाई जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो तपस्वी जी वाला काम कर रहे हैं इस वक्त। मैं आपको नहीं, बताऊं वाकई नहीं आ ये रही। क्या हुआ। आज दोपहर में भी एक वीलॉग बना रहे थे, जो कि अरमान भाई की ख्वाहिश पे बन रहा था। उसमें अरमान भाई की आवाज अच्छा, गायब हो गई। अरमान भाई गायब होने लग गया। मैंने बोला अरमान भाई क्यों इतने गायब हो गए? फिर आगे तो मुझे दे रहे हैं कि तुम बच्चे हो हमारे सामने के। ये बच्चे तो हैं यकीनी उनके तौर पे, सामने। यकीनी तौर पे भाई का व्लॉग होगा, यकीनी तौर पे भाई के व्लॉग हाँ, में हाँ, अरमान भाई ने ये किया होगा। अरमान भाई समझ गए भाई हम का वीलॉग। आप किस तरफ मेरा है। अरमान भाई से क्या सवाल है? मैं अरमान भाई को हल्का सवाल दे रहा हूँ, नहीं हाँ, नहीं, बोले बोले अरमान अगर भाई आपकी की शर्ट इजाजत हो में, तो। अरमान भाई की बोले बोले। शर्ट में वैसी सुरमई कलर का आ रहा है, और अरमान भाई की शर्ट के अंदर वैसी सुरमई कलर आ रहा है। और ये आप चलें, अब सवाल करें आप। मैं ये कह रहा हूँ, फॉर सपोज जो अलजबरा का क्वेश्चन होता था ना, सपोज दैट हम्म। एक्स, हाँ हाँ अब हेलो बिल्कुल। हो गई, अब हेलो हो गई है, अब बहादुराबाद पे हाँ क्या होगा? और उसके बाद वो जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, मुस्तफा भाई, उधर वाली पार्टी का क्या होगा? और वो जो सहरा सजाए बैठ तैयार है सहरा सजाने के लिए, वो लांडी वाले भाई जो अब डिफेंस में हैं, उनका क्या होगा? एक है ना जो भाई का सहरा अपने सर अपने रखने को तैयार बैठे हाँ हैं, अब इन तीनों का क्या होगा मुझे कोई बता। जी अरमान इनका भाई। तीनों का स- भाई, इनका तीनों का क्या होगा? सब पे ओस पड़ जाएगी, सीधी सीधी बात है, सब पे ओस पड़ जाएगी। अगर जो है वो उनको जो है वो उनका हेलो की आवाज आएगी जिस दिन, तो फिर तो एक एक करके मेरे ख्याल से बहादुराबाद वाले तो खास तौर पर वो कहेंगे भाई हम तो गलती हो गई अब, बस और क्या हो सकता है, बस यही होगा। तो फौरन बहादुराबाद वाले तो जो है मेरे ख्याल से फौरन जो है वो अगर देखेंगे कि हाँ जी बिल्कुल हेलो की इजाजत मिल गई है और हेलो भी हो रही है और सब कुछ सही हो गया है, तो फिर जो है वो उनकी तो कोई गुंजाइश नहीं बनती है, क्योंकि उन्होंने अभी तो हमने उनका इलेक्शन में रिजल्ट भी देख लिया है कि तमाम लोगों को, तमाम जो है जो इत्तेहादी जमातें थी, उनकी सपोर्ट के बावजूद उन्होंने कितने वोट लिए ये भी सबके सामने, और पीटीआई ने कितने वोट लिए ये भी सबके सामने, और बाइकआउट का कितना वहां पर असर हुआ है वहां पर उस हलके के अंदर, तो ये भी सबने देख लिया है। तो ये अब जो है वो वाजिब तो हो चुका है, जैसा कि अभी फारूक ने बताया कि उनकी जरूरत तो है यहाँ पर। अब वो जो जरूरत है उसको, उसका जो मोड है वो क्या होगा, वो किस तरह से जो है वो उनको लाया जाए, या वो क्या क्या मामला हैं, असल में वो मामला तय हो रहे हैं पर वो तय नहीं हो पा रहे हैं। वहां से जो है वो डिमांड्स ज्यादा हैं, यहाँ से जो है वो, यहाँ से भी डिमांड ज्यादा हैं, वो डिमांड्स कहीं मैच नहीं हो पा रही हैं। जब तक वो डिमांड्स आपस में मैच नहीं होंगी और जब तक जो है वो दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, तो जब तक जो है मामला इसी तरह से पिटीशन भी आती रहेंगी और इस तरह भी मामला होते रहेंगे। देखिए, ये मामला पिटीशन के नहीं होते हैं, ये मामला जो है वो वैसे ही हल हो जाते हैं। और आपको याद होगा एक, हम्म एक कुछ अरसा पहले जो है वो, साल भर हो गया मेरे ख्याल से, साल भर पहले जो है वो 9-0 पर जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड पर जो है वो स्टेज लग रहा था। मतलब वहां स्टेज लग रहा था, वहां के लोग भी बड़े अचंभे का शिकार हो गए थे, कहते यहाँ पर स्टेज क्यों लग रहा है। और फिर रातों रात जो है वो वहां पर वो स्टेज भी खत्म हो गया, और जो दरवाजे खोले गए थे, ग्राउंड के दरवाजे जो खोल दिए गए थे वो दरवाजे भी बंद कर दिए गए, और सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे। तो ये जो कहा जा रहा था कि उस वक्त भी बात बनते बनते और बिगड़ गई,
तो चाहे वो सुरमई वाले हों या वो हों जो भी हैं, बहरहाल आप लोग जो भी ड्रेस पहने हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मामला है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है। वो वहां से जब तक अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये एक थ्योरी है, और इस पे फारूक भाई आपसे भी सवाल होगा, और अरमान भाई पहले आपसे सवाल है, फिर इसके बाद फारूक भाई से कहेंगे इसका जवाब दें। क्या क्या इस बात में कोई हकीकत या सदाकत लगती है कि जो एमक्यूएम बहादुराबाद है, या एमक्यूएम का जो फैक्टर्स जितने भी हैं, उन्होंने जानबूझ के अपने आप को सियासत से और जो वोटर्स से और कारकुन से एक फासला रखा है, जिसकी वजह से वोटर का एतमाद भी खत्म हुआ, कारकुन का भी हुआ और पूरी तंजीम का भी हुआ? क्या ये मुमकिन है कि ये सब कुछ बानी एमक्यूएम की रजामंदी हो पीछे से, कि ये जो फैक्टर एमक्यूएम का मौजूदा है बहादुराबाद का, ये दीगर, ये नाकाम हो और लोगों को मजबूर किया जाए कि वो फिर बानी एमक्यूएम की तरफ देखें? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाला इशू भी हो सकता है कि ये जानबूझ के भी ये जो 6-7 साल गुजरे हैं, एमक्यूएम ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि लोग फिर दोबारा से बानी एमक्यूएम की तरफ जाएं। ये एक कहा जाता है कि एक थ्योरी मौजूद है कि हाँ ऐसा भी है, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि एमक्यूएम वही है, उसमें बानी एमक्यूएम भी वही है, बाकी सारे भी वही लोग हैं। इसमें कितनी सदाकत है इस इल्जाम के ऊपर, या ये जो थ्योरी है इसके ऊपर? देखिए फिलहाल ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि जब आप कहीं से कंट्रोल हो रहे हो और खास तौर पर आप सरबराह घर का जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो सारे के सारे जो है उसकी बात मानते हैं, सारे फैसले वही कर रहा होता है, तो आप ना फैसले कर रहे होते हैं और ना ही आप कोई जिम्मेदारी महसूस कर रहे होते हैं, ना कोई जिम्मेदारी उठा रहे होते हैं। एक घर पे मैं एक घर की मिसाल दे रहा हूँ जहाँ पर जो है वो बहुत सारे भाई हों और वो ना वो घर का जिम्मेदारी उठाते हैं, ना वो जो है वो फैसले करते हैं। फैसले जो कि बाप कर रहा होता है, वालिद मौजूद होते हैं, वालिद जी, और फुल कंट्रोल में होते हैं वो, और किसी को वो करने भी नहीं देते हैं वो फैसले। तो फिर वो उस घर में क्या होता है कि जब बाप चला जाता है तो फिर सब के सब जो है उनको फैसले करने आते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है डिसीजन करना कैसे है, तो वो डिसीजन कैसे करेंगे। और जब वो हर कोई फिर यही चाहता है कि नहीं मैं डिसीजन करूंगा, वो कहता है मैं डिसीजन करूंगा, वो कहता है मैं डिसीजन करूंगा, और इस तरह से आपस में भाइयों में फूट पड़ती है और वो डिसीजन भी नहीं कर पाते हैं। जिम्मेदारी का कोई एहसास था नहीं उनके अंदर पहले भी, और इस वक्त भी जो है वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं वो। तो ये सारा का सारा जो है वो आप वहां पर भी रख दें, तो यही वो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ भी मामला है कि वहां पर भी जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं वो सारी चपलिश जो अंदर चल रही है वो वही है कि कौन जो है वो लीड करेगा, कौन जो है वो जिम्मेदारी कबूल करेगा। जिम्मेदारी वहां पर कबूल करने को कोई तैयार नहीं है। अभी भी जो इलेक्शन में जो हारे हैं, हारने के बाद सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे हैं, जिसकी जो है वो एमक्यूएम के तर्जुमान, एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान ने तरदीद भी की है। लेकिन बहरहाल तरदीद करते रहे आप, जो कुछ बात अंदर से निकल कर आनी थी वो तो आ चुकी है। अरमान भाई तो अंदर की खबर दें, ताहिर भट्ट कह रहे हैं अरमान भाई अंदर की खबर दें, अंदर की बात आ गई थी बाहर, आप अंदर की खबर दें। मैं अंदर की खबर दे के अंदर हो जाऊं। अच्छा, तो ये एक सवाल आ रहा है तभी फारूक भाई के हवाले इस से ना। ये साबित हो गया कि आपको आवाज आ रही थी और आप जानबूझ के कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही मुझे फारूक सन्नी की। नहीं नहीं, उस वक्त आखिरी आवाज नहीं आ रही थी फारूक की, और जो है मैं बता रहा हूँ आपको, यार आप लोग क्यों बसवा रहे हैं, अगले साल फारूक से करें। नहीं नहीं, फारूक सत्तार के हवाले से सवाल आ रहा है ना। जी जी, फारूक भाई फारूक के सत्तार हवाले के से। हवाले से बार बार सवाल आ रहा है, अफशीन ने भी पूछा है और 2-3 और लोगों ने ये पूछा है। फारूक भाई ने तो पहले ही जो है ना, फारूक भाई ने लो, पहले ही जो है ना वो सब कुछ कर लिया, अगलों ने किया है, माफ किया है नहीं किया। अच्छा, आप ये जो बोल रहे हैं ना बिलाल भाई, बड़े आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि हम तो सबके साथ बैठे होते ना, हाँ बस वो हुआ ये कि मैं बैठा हुआ था एक कुछ दोस्तों के साथ, तो मैं बिल्कुल पीछे आखिरी था क्योंकि हम तो आपको पता है आखिरी दर्जे के साथी हैं। पीछे बैठा हुआ था मैं और मैं सुन रहा था सबकी बातें। तो एक रैली थी और उसमें रैली के बाद वो रैली खत्म हुई, अभी कुछ दिनों पहले की रैली। तो एक लीडर है, लंबे से हैं, बहुत गोरे चिट्टे हो गए। इसी दौर में गोरे चिट्टे नहीं होते थे। लाइन दे रहे की रायशी है ओरिजिनली। वो उनको किसी ने, उनके किसी बंदे को किसी ने बोला तुम्हें पता है फला आदमी जो है ना, फला तर्ज का आदमी बार बार करीब आ रहा था। किसी ने बोला यार सुरमई कपड़े वाला होगा, व्हाइट कपड़े वाला होगा।
कह रहे सुरमई कपड़े और व्हाइट कपड़े वाले ठीक है, भाई का वफा परस ना हो। वो जाहिर है जिसने इन 7 सालों में ये खौफ रख के सियासत की हो, वो खाक अवाम के दरमियान जाएंगे लोग। ये मैंने अभी का वाकया बताया। ये बात तो दुरुस्त है। देखिए ये जो फिलॉसफी है ना, ये जो थ्योरीज पेश करते हैं लोग कि यार असल में तो भाई एक ही भाई ने ही सब कुछ किया हुआ था, या भाई का सिस्टम चल रहा था। देखिए यार दो चीजें, मुझे जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मेरा अपना हर चीज पे एक अपना मौक़िफ़ होता है, और मेरा भाई के जब भाई पावर में थे तो उस वक्त मेरा एक अपना मौक़िफ़ था भाई से मुताल्लिक, और मैं उनकी चीजों को जो क्रिटिसाइज करने की होती थी हम करते थे। उस वक्त साफी थे तो थे हमारा। मैंने सुना है, नहीं मैंने तो सुना है कि भाई की शफकत और भाई का गुस्सा दोनों आपने बराह रास्त आपने फेस किया है, भाई की शफकत और भाई का गुस्सा। अरमान भाई, ऑडियंस मैं ये बात रिकॉर्ड पर ला रहा हूँ, माजी के अंदर जब भाई जो है वो इक़्तिदार में थे तो फारूक भाई ने ये वाले हमारे जो फारूक समी भाई हैं, इन्होंने भाई का जो शफकत भरा जो लहजा है वो भी देखा है और नाराजगी का इजहार भी देखा है। तो बराह रास्त फारूक भाई जो है ना, वो वुजदान में ऐसे नहीं कहता मैं, फारूक भाई ने माजी में बहुत कुछ किया हुआ है, तो इसलिए ये वुजदान की कैफियत में इनसे कहता हूँ, कोट करता हूँ। तो फारूक भाई ने बराह रास्त भाई का फोन भी अटेंड किया हुआ है, भाई की शफकत भरी आवाज भी सुनी हुई है और थोड़ी सी गुस्से वाली बात भी सुनी हुई है। एयरवाई में जितने लोग हैं ना बिलाल, उनमें से कई लोग जो है वो उन्होंने बराह रास्त बात की हुई है। अच्छा अरमान भाई आप भी हैं? जिस किसी ने भी इसकी अमली एग्जाम्पल देखनी है, वो हमारा जो है जाके जो है ना ब्लॉग देखें जो मैंने और अरमान भाई ने आज किया है, और उसमें अरमान भाई अरमान भाई आप मेरे सीनियर हो, किसी ग्रेड हो। एनीवे मैं जो बात कर रहा था, बिल्कुल मैं ये बात कर रहा था बिलाल साहब कि भाई हमारा अपना एक मौक़िफ़ है ना, हम उस मौक़िफ़ पे थे। कल हम उनकी जब वो थोड़ी सख्त बात करते थे, आज़ादी इज़हार से मुतालिक उनके मामलात होते थे, तो हम उसके ऊपर हमारा अपना मौक़िफ़ था। आज हमारा अपना मौक़िफ़ है कि यार बोलने का राइट हर किसी को होना चाहिए, बोलने का राइट हर किसी को होना चाहिए। आप किसी को जब तक अदालत फैसला ना दें आप उसको नहीं रोकें। ये हमारा मौक़िफ़ है। अब उसको कोई माने ना माने, हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन हुआ क्या है, जो मुझे जो ये जो जितने लोग हैं ना, जो आपने बोला कि ये सारे लोग बुनियादी तौर पे भाई के साथ, ये सारे लोग वो होंगे कि फोन पे पता क्या करते होंगे, मजबूर थे भाई मजबूर है भाई ये हो गया भाई हम आपके साथ हैं भाई, और भाई भी बोलते होंगे ठीक है बेटा तू कर ले, वो सारी चीजें। लेकिन यार जो मैंने जो चीज नोटिस की है ना बहुत सारी सियासी पार्टियों में, वो मैंने चीज ये नोटिस की है, व्यूअर्स को मैं बता रहा हूँ कि एक शख्स होता है जो कि मुश्किल वक्त में खड़ा होता है। जो मैं निसार पवर को अगर मैं कभी मिलूं तो मैं उसको एक अलग से रिस्पेक्ट होगी, भले से वो एमी सा आदमी क्यों ना हो, यार ये बंदा मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है। और एक शख्स है कि भाई ठीक है भाई, जब आप उसके अच्छाई में साथ खड़े थे, आप सब्जियां खाने में और फ्रूट खाने में साथ मौजूद थे, गोश्त चिरके के फोड़ने में साथ खड़े थे, तो अब जब उसको गर्म पानी और उबली हुई दाल और क्या कहते हैं वो सूखी रोटी मिलने लगी तो आप भाग गए। तो ये सारे वो लोग हैं, ये सारे दोबारा चले आएंगे माफीनामे के। लेकिन मैं अब बता रहा हूं जो मैंने वहां का मिजाज नोटिस किया है, अब वहां के मिजाज में बहादुराबाद के किसी फर्द को वो अहमियत नहीं मिलनी। अंडर द टेबल एक नई टीम तैयार की है, या वो खुद ब खुद हो गई है, हालात ने वो टीम खुद ब खुद तैयार कर दी है, और वो टीम जो है वो आगे आके रन करेगी। मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग रन करेंगे। अब उसमें ये भी हो सकता है कि अफाक साहब आ जाएं इस साइड पे और अफाक साहब रन कर लें। अच्छा, लेकिन इनकी गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, जब भी वहां पे कभी भी कहीं बड़ी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं उसको, एक उनके लिए एक वर्ड है, ये मैंने किसी से सुना है, मुमकिन है मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी गई हो, लेकिन वो मेरे लिए रिलायबल होंगे। अड़ियल लड़का, जो अफाक साहब को याद किया जाता है वो अरियल लड़के के नाम से, अड़ियल लड़का, अलिफ रे ये लाम, अड़ियल लड़का। और ये अगर हम देखें तो ये बात डटने वाला, अपने मौके पर डटा रहने वाला,
हाँ, अच्छा अब ये तो उधर भी समझना आ गई है बात कि यार हमारी अब आखिरी बचत जो है ना वो कौम परस्ती की पॉलिटिक्स में, हमारी अब मुत्तहदा में बचत नहीं है। तो अब अगर कोई चीज तब्दील होती है ना तो ये बहुत बड़ी तब्दीलियां भी आ सकती हैं, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। क्योंकि इस पूरे सिनारियो में आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो आफाक साहब का लहजा था वो नरम पड़ गया था, और बखिया का जो लहजा था वो सख्त हो गया था। वो भले से सामने कुछ भी करते थे लेकिन पीठ पीछे उन्होंने भरपूर किया। आर्टिकल 6 की दफात आई असेंबली के अंदर, जो मामला आया उसकी करारदाद आई, और जो जो दीगर चीजें थी, ये सारी चीजें बहादुराबाद ने की, ये सारी चीजें आफाक में नहीं की। तो मेरे ख्याल में अब जो नई जो तब्दीली अगर अगर हेलो हो गई तो ये सिंध की सियासत का भूचाल होगा। नहीं, और मुझे नहीं फारूक भाई ये भी तो एक सवाल है ना, मैटर ये करता है। ये हम तो एक ऐसा सिनेरियो, आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे कि ये कल सब कुछ हो गया है और ये पार्टी बहादुराबाद गई, पीएसपी गई, आपने तो लोगों को इस तरह बताना शुरू कर दिया। ये जो आसिफ सईद ने जो सवाल किया है ना, बेसिकली सवाल यहां से शुरू होती है। मामला ये नहीं कि आप क्या तय करते हैं, मामला ये है इस्टेब्लिशमेंट से मामलात बेहतर हुए या नहीं, मामला यहां होता है। आपके आफाक साहब के एक चाहे वर्ड में ना बोलूं, चाहे, जी जी एक वर्ड में बोलूं, नहीं हुए अभी तक। हाँ, तो फिर अरमान भाई, फिर ये सारी एक्सरसाइज फिर क्या है? मैंने आपसे एक यही तो कहा रिहाई, था कि जब मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले यही कहा था कि अगर मामला तय हो चुके होते तो ये कोर्ट वोट के मामला नहीं हो रहे होते, फिर ये कोर्ट वोट नहीं नहीं जाते हैं, है ना। नहीं, मैं आपको ये नहीं नहीं अरमान भाई, अभी देखें, अभी वो चाह रहे हैं कि वहां से अब यार अब क्यों आप सारा का सारा बातें करना चाहते हैं? बता देना। बताए ना उम्र खुल में जब पाबंदे सलासल भी नहीं हुए तो क्या हुए? देखिए वाह 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 वाह। मतलब आप चाहते हैं कि बहरहाल बोल दें आज अरमान भाई चौधरी, वुजदान में आ जाएं हमने यार, चौधरी अरमान साहब भाई से आप बोला था कि वुजदान में हम, आ जाएं, बिलाल आप भाई वुजदान हमने में आ चौधरी जाएं। साहब से बोला था कि हम उनको बाहर लेकर आएंगे, हम उनको देखिए लेकर आए व्यूअर्स, ना, हम लोग में रहते क्या हुआ? बात ये है कि ये बात जो मैं मुझसे जो पूछ रहे हैं ना ये दोनों, कि पता है इन दोनों को भी है, लेकिन वो गलवाना मुझसे चाह रहे हैं। नहीं नहीं अरमान भाई देखें, एक चीज तो ये है ना, पिछले दिनों एक साहब से राब्ता हुआ तो यही सवाल बिल्कुल जो मैंने फारूक भाई के सामने रखा और इन्होंने बिल्कुल क्लियर ये जवाब दे दिया कि नहीं, अभी ये जो आसिफ सईद ने सवाल किया था ऐसा अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम अगर बाबर गौरी की जो एक्सरसाइज है आने की, वो भी तो बहरहाल कुछ गारंटर्स थे ना दरमियान में। ऐसा तो नहीं कि बाबर गौरी अमेरिका से लेविश लाइफस्टाइल से, अमेरिका से चंद दोस्तों के साथ दुबई, दुबई में साबिक गवर्नर इशुद्दीन लिबास से मुलाकात सारे, फिर उसके बाद कराची आ जाना। ऐसा तो नहीं है कि बाबर गौरी साहब अगर कराची तशरीफ ला रहे हो और वो स्टेक होल्डर से राब्ते में ना हो। फारूक भाई भी इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। कुछ इसलिए ना वापस कुछ भी चले कुछ गए वो। नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है ना, या पकी नहीं है, चढ़ गई है चूल्हे के ऊपर, ठीक है ना। मतलब एक चीज है उसके ऊपर उबाल आना भी बाकी है, लेकिन उसके अंदर जो मसाला डलना है, जो भी चीजें हैं वो होना तो शुरू हुआ है ना। अब सवाल ये है, मैंने भी ये बात रखी एक साहब के सामने, यही वाली बात कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर हुए या नहीं। ये जो आसिफ सईद ने कहा, पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा दो तीन इशारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कारकुन बाहर निकले, बदतरीन तशद्दुद करके उठा ले जाएं और मुकदमा डालकर बरसों उसको गायब कर दें, एक पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, आपका कारकुन बाहर निकले, प्रोटेस्ट करे, पकड़े आप, आगे ले जाकर छोड़ दें, सेकंड पोजीशन, ठीक है। फिर आपका कारकुन मोबिलाइज हो रहा हो, 200-250 जमा हो जाए और आप उसको जमा होने दें फिलहाल, और जब वो जमा हो जाए तो फिर उसको आप आगे पीछे कर दें और खवातीन को बिल्कुल निकाल दें, उन पर बिल्कुल गिरफ्तारी ना करें, कुछ नहीं करें। थर्ड कंडीशन, यानी कि समथिंग इज डेवलपिंग ना, कि पहला वो एटीट्यूड तो बिल्कुल खत्म हो गया ना, हमें लग रहा है कि फौरन बदतरीन तशद्दुद करके उठाकर ले गए, मुकदमा दर्ज हो गए और फिर उसके बाद लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि जी रॉ एजेंट और फला फला फलान सो एंड सो, वो तो खत्म हो गया। अब ये जो लाइटर मूड में है इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट उनके लिए,
वो ये कहते हैं कि शायद हमें ये इशारे हैं कि आप कानून के जरिए आप थोड़ा सा रास्ता हमवार करें और अपने आप को थोड़ा सा शो करें, तो फिर हो सकता है कि जैसे बिल्कुल आम इलेक्शन होता है तो फारूक सितार के ऊपर भी हाथ होता है, मोहित अनवर को भी कहते हैं और हम आपके साथ हैं, और टीएलपी को भी कहते हैं हम आपके साथ हैं, और पीटीआई को भी कहते हैं हम आपके साथ हैं। लेकिन जो ज्यादा निकल कर सामने आता है और फोर्स की सूरत में आता है, बड़ी पावर दिखाता है, वो उसके साथ हो जाते हैं। अरमान भाई। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे ही है। और आपने बड़ी तफसील से बताया है फिलहाल कि ये जो मामला है एक्चुअली अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है। दोनों तरफ से जो है वो डिमांड है, मैंने पहले भी कहा था कि दोनों तरफ से कुछ डिमांड है जो कि अभी तक मैच नहीं हो पा रही हैं। कुछ यहाँ से भी नरमी होनी चाहिए, कुछ यहाँ से भी चीजें छोड़ लेंगे, कुछ वहां से भी चीजें छोड़ेंगे, तब जाके जो है बात कहीं जाके बनेगी। लेकिन वो बात जो है वो अब तक बन नहीं पा रही है। वो वहां से जो लंदन से जो चाह रहे हैं वो यहाँ हो नहीं सकता। और वो चीज जो है वो जो वहां से डिमांड हो रही है, यहाँ से उन्होंने जो है उसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। तो ये पढ़ लें फारूक भाई, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं यार। ये आपके लिए मैसेज आया है, हाशिम हुसैन ने कहा है, कुछ पढ़े। हाँ, पीछे पलट के अरमान भाई, देखेंगे, कोई नहीं होगा। अरमान भाई कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। अरमान भाई, मेरी गारंटी है मैं पीछे जरूर हूँगा। जनता उस वक्त कोई होता ही नहीं है जब वो लोग आते हैं तो। यार ये क्या दौर आ गया, हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं किनका यार। नहीं अरमान भाई, वैसे एक मजाक बात नहीं उड़ा रहे। मजाक नहीं उड़ा। अच्छा अच्छा, ये चलें अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। एक मिनट, मैं आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। जी मैं ऐसी कुछ इश्यूज के चक्कर में मुझे जाना पड़ा मेमनकोट थाने की तरफ, और वहां हमारी कुछ दोस्तों से ऐसी मुलाकात हो गई, और ये बिल्कुल अनऑफिशियल सी मुलाकात ही, पता ऐसी हो जाती ना एक्सीडेंटली। और मुझे पता चला जनाब ये फलां साहब हैं और ये किसी दौर में कराची ऑपरेशंस, और कराची ऑपरेशन उसके बड़े मरकजी किरदार है, और चीज़ों वीज़ों में रहे और बड़े उनके मामलात रहे। और ये कोई उनकी जो वो रिटायर हुए हैं, कोई 2007-8 में वो रिटायर हुए हैं। तो मैंने उनसे बातों में पूछा, मैंने कहा कि इस वक्त ये बातें चल रही हैं और शहर में इस बात की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि इदारों की जारी बात है, उन्होंने एक बड़ी एक्टिव कंपेन की, और उसके बाद उस एक्टिव कंपेन के नतीजे में पूरे शहर में एक फिजा बनी, और फिजा के बाद जो माइनस बानी मुत्तहदा वाला मैटर था वो हुआ। तो आप समझते हैं कि ये सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी? तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने मुझसे बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है जो तुम कह रहे हो, इससे कबल तो कुछ मैप्स बरामद हुए थे, सिर्फ एक ही टीवी चैनल होता था, उस टीवी चैनल से ही थ्रू ही सब कुछ होता था, और उसके बाद इस नैश पर आ गई थी कि एक पार्टी जो है वो चंद कमरों तक महदूद हो गई थी, चंद गलियों तक मौजूद हो गई थी, और उसके बाद जब एस्टेब्लिशमेंट ने बेहतर समझा तो उसने उनको बाहर निकाला या उनको रास्ता दिया, और उसके कुछ अरसे बाद वो पार्टी आहिस्ता आहिस्ता 4-5 सालों में इस काबिल हो गई कि वो पार्टी खड़ी ही नहीं हुई, बल्कि उस वक्त उसके बाद सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी कराची और हैदराबाद या शहरी सिंध की बन के आई। उसका पीक था, उसका उरूज था। तो उन्होंने कहा देखो हालात जो तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ कि तुम मुझसे कोई खबर निकालना चाह रहे हो। जो मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ उनसे इस हवाले से मेरी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पे ये कह सकता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है तो एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि लोग भूल जाते हैं, और ये लोग उसको भूल जाएंगे, और लोग बस ये याद रखेंगे, अगर वो पलट के आ गए तो याद रखेंगे उनको इस चीज से मैटर नहीं करता कि हमने क्या कैंपेन की और इसके नतीजे हमने कितनी मेहनत की, हमारा कितना सरमाया लगा, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है कहने बहुत ज्यादा दूररस नहीं होती, और या उन्होंने जो लोग तैयार किए थे मुतबादिल के तौर पर वो नाकाम हो गए, तो और फौरी तौर पर जरूरत पड़ गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप उन्हीं को चलाएंगे जिनको आप समझते हैं कि ये फौरी तौर पे हमारा काम निकाल के दे सकते हैं। तो उनका बड़ी उन्होंने बहुत उसको क्लियर किया, लेकिन वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन बात उसमें। अच्छा अरमान भाई, ये देखें, आप छोड़े सबको, अफशीन मंसूर कह रही हैं कि अरमान भाई के साथ हम सब निकलेंगे, आप बताएं अरमान भाई, हम आपके साथ खड़े हैं।
और अफशीन तो मुझे लगता है कि मुजाहरे वगैरह में भी आएगी, कराची प्रेस क्लब या जहां पर भी आपके लिए होगा। अरमान भाई मतलब आपने बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है कि आपने मुजाहरा ये करना ही देखें, करना है। आप देखें उसको, देखें अमरीन ये कह रही हैं अफशीन के बाद अरमान सर पहल तो करें। अब ये देखिए सारे आपसे कह रहे हैं, अब हमसे तो कोई नहीं कह रहा अरमान भाई। नहीं तो आपने उन्हें बता तो दिया है और मैंने भी बता दिया है कि कहीं ना कहीं अच्छा मामला अब, अटके हुए हैं ना बिलाल, वही अच्छा बात वही हो ताहिर रही है ना, भट्ट कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ताहिर भट्ट कह रहे हैं कि अरमान भाई के पीछे आज सब लग गए हैं कि आपको अंदर की हवा लगवाएं। तो हाँ तो अच्छा, आप जो है अच्छा, वो वो मैं बात तमाम नहीं लोग कर रहा। समझ रहे हैं ना कि अरमान भाई बहुत कच्चे हैं। भाई अरमान भाई बहुत पक्के आदमी हैं, इनको कोई लेके नहीं जाएगा, इनकी पूरी सेटिंग है। वो जितना बोलते हैं ना, नाप तोल के बोलते हैं। छोड़ दें आप छोड़ दें। अभी इन्होंने कुछ दिनों पहले मेरी ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकातें कराई हैं। मैं अरमान भाई के तवज्जुह से मिला हूं भाई, मैं गलत बात थोड़ी कर रहा। मेरा हाँ सीनियर हाँ है। उन्होंने, मैं हाँ, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो उनसे इस तरह बात कर रहे थे, अरे अरमान, अरे अरमान, मतलब इनके साथ की पार्टी थी। मैंने बोला यार ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं आपको, ऑडियंस में आपको बताऊं, यहाँ मैं ऑन ओथ ये बात कह रहा हूं, जहीर केस में आपकी जो आप जो सोच सकते हैं, जहां तक इस केस की इंफॉर्मेशन के अंदर राब्ते होने चाहिए थे, मतलब अंदर वाली बात कर रहा हूं, ये मैं डीएसपी एसपी की बात नहीं कर रहा और छोटे मोटों की बात नहीं कर रहा। अरमान भाई वहां तक घुसे हुए थे और अरमान भाई तक शायद वहां तक आज निकले दोनों हुए ने थे, और तहिया किया हुआ है, मतलब दोनों ने तहिया किया हुआ है आज। चोटी में पहुंचा के गिराएंगे तुम्हें हम। तो बहुत सारी चीजों के जो सोर्सेज थे वो अरमान भाई भी थे, और अरमान भाई ने इस पे बहुत अच्छा काम किया हुआ था। और सच्ची बात है कि अरमान भाई शुरू के अंदर जहीर केस में नहीं आ रहे थे, उसकी बुनियादी रीजन ये थी कि जाहिर है कि बहुत मंजे हुए सहाफी हैं और इनका ये ख्याल था कि जब तक ये 110% फिलहाल बल्कि अभी तो कई बातें ऐसी हैं जिन पे हम अलग से ब्लॉग भी करेंगे, या बल्कि अलग से पूरा लाइव लाइव प्रोग्राम भी किया करेंगे। बहुत सारी हाँ, बातें भी आने वाली हैं। वो देखें बहुत सारी चीजें तो अरमान भाई के पास ऐसी भी हैं जो जहीर केस में अभी तक हमने डिस्कस नहीं की हैं। वक्त आने पे और बताएंगे। और चूंकि वो हमने इसलिए नहीं की कि चूंकि वो जाहिर केस से बराह रास्त उस तरह नहीं है, उस तरह जिसका कह लें। तो अरमान भाई के जितने सोर्सेज हैं, हम तो सच्ची बात है जूनियर हैं बहुत अरमान भाई से, तो फारूक भाई भी बहुत जूनियर हैं, लेकिन इस अरसे के अंदर हमें बहुत कुछ अरमान भाई ने सिखाया है। तो ये ताहिर भट्ट कह रहे हैं कि अरमान भाई बिलाल शो की रौनक है, तो आज के प्रोग्राम की वैसे रौनक जो है ना वो, अच्छा अफशीन मंसूर कह रही हैं अरमान भाई ओए ओए। अब ये देखें, आगे आगे। अब ये ताहिर भट्ट कह रहे हैं ग्रेट मैन अरमान भाई, अमरीन कह रही हैं अरमान सर खुश रहें। तो देखें अब सारे लोग तो अब आपके फैन है ना यार, हम तो बस एम ही आए हमें लग रहा है। अब तो देखो, इस वक्त आज से कोई दोपहर थैंक तक यू वेरी मच। जो भी भाई के फैन थे वो मुझे अप्रिशिएट करते थे और मुझे चीजें कर रहे थे। अब भाई के फैन भी अरमान भी, अब तुम तो मेरी मेरी भी रेटिंग ले जा रहे हो यार, ये को गलत है यार। हाँ ये मैं देखें बात सुने, जो ये बिलाल भाई जो के है बहुत बड़े फैन, छाट छाट एक छाट मिनट, के इस तरह के जो है ना कमेंट ला रहा है। कमेंट देखो, चेक करो यार। कमेंट चेक ये करो यार। नहीं 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 नहीं, अ, फारूक भाई मैं बताऊं, ऑडियंस में बताऊं कि भाई के सबसे करीब तरीन आदमी जो इस वक्त है ना, वो अरमान भाई के साथ देखा है मैंने। अब मुझे नहीं पता कौन है। यार बिलाल भी खुदा का खौफ करो, बाल बच्चों वाला आदमी है, क्यों फिट करा रहे हो यार। नहीं नहीं बट नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे यार, हमारे साथ भी होते हैं, आपके साथ भी बैठते हैं वो। खैर जी छोड़ें जी, मैं इसको। जानता हूँ, मैं जानता चलें जी, हूँ। क्लोज करें इसको, अरमान भाई सम अप करें इसको थोड़ा सा, ताकि फिर हम इसको वाइंड अप की तरफ ले जाएं। और क्या कहेंगे अरमान भाई, एक मसला तो है ना बहरहाल, एक मसला ये है कि ठीक है आपने जो अर्बन जो सिंध था उसकी जो नुमाइंदगी एक एक जमात करती थी, आपने उसको तोड़ दिया, या वक्त के हालात के मुताबिक आपने ये फैसला किया, दुरुस्त गलत ठीक जो भी बहरहाल है। लेकिन अब जो सिंध का, अगर सिंध की सियासत की बात करें, तो फारूक भाई अरमान भाई ज्वाइन कर लेंगे हमें। तो सिंध की सियासत की अगर बात करें हम, तो सिंध की सियासत के अंदर जो दही सिंध और जो शहरी सिंध था, वो तो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। तो अब क्या, जाहिर है कि उसकी वजह से 4 करोड़ की आबादी वाला सिर्फ कराची शहर है जहां नौकरी नहीं है, ना आपके पास वसाइल हैं, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, बिजली का हाल आपके पास है। ये कैसे आप ठीक करेंगे अनटिल अनलेस के आपको अर्बन जो सिंध है
उसकी एक मजबूत किस्म की एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए? देखिए, ये जो आपने बोला ना मजबूत किस्म की पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, इस बात को जो है वो जो दीगर जो लोग हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ बानी मुत्तहिदा को भी इस बात का एहसास है, उनकी इस पूरी टीम को एहसास है। इसी वजह से जो है ये काम हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह वो काम कर लिया जाए जो कि ये गैप है, उस गैप को फिल कर लिया जाए। और दूसरी तरफ जहाँ ये हो रहा है वहां पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जो लंदन वाली पार्टी है उसके लिए लाइन क्लियर कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी हमदर्दियां उनके साथ इस वक्त शामिल हो गई हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार ये कुछ भी कर लें, अगर फर्ज करें कुछ 7-8 ऊपर के लोग तय भी कर लें कि वो एंटी जाएंगे, तो वो एंटी स्टेट नहीं जा सकते, क्योंकि जो यहाँ की कौम परस्ती की पॉलिटिक्स है उसमें एंटी स्टेट नहीं है। चाहे वो आप पाकिस्तान की सालगिरह मनाने का मामला ले लें या दीगर मामला ले लें, तो वो तो इस मामले में यकसू हैं कि इस चीज को वो कर लें। लेकिन हमारे पास लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स के इश्यूज आ रहे हैं कि अगर एक चीज बैठ जाती है फिर तो दूसरी हो जाती है, दूसरे फिर एक प्रेशर ये डेवलप कर रहे हैं कुछ लोग कि वो कह रहे हैं कि यार आपने हमको खड़ा किया था, हमारा क्या होगा। और ये जो खड़े हुए हैं इनकी गारंटी लेना भी, उनकी गारंटी देना भी उस शख्स का काम है, उस शख्स के लिए जरूरी है जिस शख्स के लिए दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर हुई है। इसके साथ साथ बहुत सारी गारंटियां मांग रहे हैं, मामलात अभी पाइपलाइन में हैं, चीजों में थोड़ी सी जो है वो लचक दिखाई गई है एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में। तो हम अभी या अब से 1 घंटे पहले तक जो मैंने एस्टेब्लिशमेंट की लाइन को पिक किया है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि मामला फिट हो गए। और कल ये जो पवर साहब हैं, अगर उनका पेट खराब नहीं हुआ, उनकी तबीयत खराब नहीं हुई और वो अदालत आए, तो ये भी एक बेसिकली जेस्चर होगा एस्टेब्लिशमेंट का कि वो क्या सोच रही है या कितनी लचक दिखा रही है। क्योंकि इस पे आपको पता है कि इसके ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर भी हो सकता है कि जब तक अदालत का दूसरा ऑर्डर ना आए इनको बोलने की इजाजत दे दी जाए। मुमकिन तो कुछ भी है, लेकिन लगता नहीं है फारूक भाई, लगता नहीं है लेकिन मुमकिन तो है। हाँ, अगर 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 जिस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा अरमान भाई, आपके लिए एक मैसेज आया था कि लगता है कि अरमान भाई का महकमा ज़राअत वाले आ गए हैं अरमान भाई के घर पे, जब आप जैसे गए ना तो। अच्छा अरमान भाई, चलें के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। ज़ाहिर कराची का एक बहुत बड़ा मसला है, सुरजानी में के इलेक्ट्रिक के ऑफिस को जला दिया गया है और के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि हमें कुदरती गैस नहीं मिल रही। आज उन्होंने हाई कोर्ट में मेरे सामने उनके वकील ने एक्सेप्ट किया और कहा कि हम 8 गुना ज्यादा जो चार्जेस आ रहे हैं उसकी बुनियादी रीजन ये है कि कुदरती गैस नहीं बल्कि जो ऑल्टरनेट है फर्नेस ऑयल और दीगर चीजें उससे गैस बना रहे हैं। इनका झगड़ा चल रहा है सुई सदरन गैस कंपनी से। सुई सदरन गैस कंपनी कहती है कि हमारे वाजिबात दो तो हमसे गैस ले लो। हाई कोर्ट ने सुई सदरन गैस को कहा था कि वाजिबात छोड़ो यार, वाजिबात मिलते रहेंगे, तुम इन्हें गैस दे दो। वो गैस दे नहीं रहे। अब इमरान मुनीर साहब हैं, एमडी हैं सुई सदरन गैस कंपनी के, आज उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन थी जिस पर उनसे जवाब तलब किया है। अब ये भाई सरकारी इदारे आपस में लड़े यार, प्राइवेट इदारे लड़े, आम आदमी का क्या कसूर है यार कि एक बिल एक इंसान का, मियां बीवी एक बच्ची या 2 बच्चे, एसी नहीं है, 12,000 15,000 20-22 हजार रुपए तनख्वाह है और 12,000 रुपए उसको बिल है। और एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी 40,000 50,000 रुपए तनख्वाह है उसका 15 से 20,000 रुपए बिल आया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए बिलाल, के इलेक्ट्रिक ने तो पहले सबसे पहली बात तो ये है कि के इलेक्ट्रिक ने जो मुआहदे किए थे और जिन मुआहदों पर की बुनियाद पर इनको ये बिजली की कंपनी दी गई थी, इन्होंने वो तमाम मुआहदा जितने भी थे उन सबके वायलेशन किए और इनको जो है वो नए बिजली घर बनाने थे। इन्होंने अब तक कोई नया बिजली घर अब तक नहीं बनाया है। ये अभी भी जो है वो 1,000 के करीब जो है 1,000-1,200 के करीब नेशनल ग्रिड से बिजली ले रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इनको? वहां से ये बिजली क्यों लेते हैं? और फिर जो है उसके पैसे भी ये लोग बाद में देते हैं। गैस के पैसे ये लोग देते नहीं है। आपके पास अगर पैसे नहीं देते तो आपकी बिजली फौरन काट देते हैं कि भाई हमें आगे देने होते हैं। जब आपके पैसे फौरन काटते हैं, आपकी बिजली फौरन काटते हैं, तो ये हमसे लिए हुए पैसे ये आगे क्यों नहीं दे रहे? बिजली घर क्यों नहीं बना रहे? जितने कॉपर वायर थे वो सब निकाल के इन्होंने सिल्वर के वायर डाल दिए। कॉपर के वायर कहाँ गए?
उन्होंने उठा के बेच दिए उनको। आपने कैसे बेच दिए के इलेक्ट्रिक? आपके जो एसेट्स हैं वो जो है वो, अगर आप बिलाल को पता है कितने बिलियंस ऑफ रुपीस के एसेट्स हैं? जी जी। ये सारे के सारे आपने जो है उनको दे दिए, प्लस जो है वो गवर्नमेंट इनको सब्सिडी भी देती है, गवर्नमेंट इनको जो है वो बिजली भी देती है। तो आप क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये हमारे कौन से गवर्नमेंट की कोई कौन सी सगी औलाद है जो इतनी मेहरबानी हो रही है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर? बाकी भी तो आईपीपीज हैं, उनके ऊपर तो कोई मेहरबानी नहीं होती, इसके ऊपर क्यों होती है? और इनका क्या आपस में ताल्लुक है? अबराज जो है ग्रुप जो है, जो एमपी वगैरह है, जो इनका और पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक है आपस में? कोई ताल्लुक है? कोई मसला है? कोई मामला है? इतनी मेहरबानी क्यों है? और चले अगर पीपल्स पार्टी से नहीं है, आप पीटीआई के दौर में भी आपने जो है वो सारी बारात की, तो आपके पास ऐसी कौन सी किधर सिंह के जो आपको सुनाते हैं और जो है वो सब आपकी तरफ हो जाते हैं और आपकी जो जाना शुरू कर देते हैं? यकीनन कुछ ना कुछ तो मामला है ना। ये ऐसे तो नहीं सारा सिलसिला चल रहा। आपको इनको बिजली भी मिल रही है नेशनल ग्रिड से, इनको सब्सिडी भी मिल रही है, ये बिल भी नहीं देते, और फिर भी जो है वो इनको जो है वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और लोग कोर्ट आना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये फारूक ने बिल्कुल सही कहा है कि ये पैसे खिला रहे हैं हर जगह। और आप कहते हैं कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन किया? तो भी तो करना चाहिए था ना, उन्होंने क्यों नहीं किया? भाई सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है ये, फारूक आप भाई तो करप्ट नहीं थे, आपके लोग करप्ट नहीं थे, तो आपने एक्शन क्यों नहीं किया? आप इनकी जो है वो इनके ऑफर्स के सामने आपकी आंखें खीरा खीरा क्यों होगी? अरमान भाई, बड़ा सवाल तो ये है कि आप हुकूमतों को छोड़ दें यार। साकिब निसार साहब के दौर में इस कराची शहर में हीट वेव आई थी, 200, 250, 300 या पता नहीं कितने लोग मतलब मारे गए थे उसमें, सोमोटो हुआ था। सुप्रीम कोर्ट नहीं हिला सकी के इलेक्ट्रिक को। चले छोड़ दें, आप सियासतदान तो बिके हुए होंगे ना, हमारी तो अदालतें भी की इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ फैसला नहीं कर पा रही। मतलब आप हाई कोर्ट्स को छोड़ दें, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाती, सिवाय इसके कि चीफ जस्टिस उस वक्त जो बनता है वो रिमार्क्स देने के अलावा उनके ऑर्डर्स तो हमें कोई नजर नहीं आया आज तक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कि आपकी अदालतों ने के इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई बहुत बड़ा कार्रवाई की हो, उसके लाइसेंस के ऊपर कोई चीज की हो, या खुद साकिब निसार साहब रहे, उसके बाद गुलजार साहब रहे, रिमार्क्स से आगे तो कोई नहीं बढ़ा, रिमार्क्स से आगे तो कोई नहीं गया। जी फारूक। देखिए, ये जो ना सिस्टम को, जो बड़े मालियाती इदारे हैं या जो बड़े हमारे कंपनीज हैं, उनको पता है किस तरह खेला जाता है। दुनिया भर में वो अपनी लॉबिंग के हवाले से उनकी फर्म्स होती हैं, वो लॉबिंग करते हैं। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर ममालिक है, यहाँ पर होता यह है कि जनाब पार्टी फंड के नाम पे देते हैं। ये पीटीआई को फॉरेन फंडिंग का जो केस है, इसमें कहाँ से आए ये पैसे और ये क्या सारा मामला हैं? ये दरअसल यही मामला हैं। सियासी जमातों को, उनके लीडर्स को जो है वो, और उनके जो की मैन्स होते हैं उनको आप खरीद लेते हैं, आप उनको पैसे देते हैं। क्या वजह है कि जो एमक्यूएम है, जिसको हम एमक्यूएम बहादुराबाद का सेक्शन कहते हैं, वो क्या है? वो क्यों उसने इस पे प्रोटेस्ट नहीं किए हैं? उन्होंने क्यों वो बंद धरना नहीं दिया? यार, एक ऐसी पार्टी जिसका शहर के अंदर सिर्फ एक एमपीए है गालबन, वो जो है वहां पे धरना देने में कामयाब हो जाती है, वो वहां धरना देती है, वो वहां पे लोगों के बिजली के बिल में कुछ ना कुछ रिलीफ दिला देती है। मैं हाफिज नईम की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आपकी पावर है, और ये अब से तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक जब से है, जब आप इस शहर के अंदर सियासत सफेद के मालिक थे, पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम। तो उस वक्त ये क्यों नहीं किया? उस वक्त आपने लोगों को क्यों एंटरटेन नहीं किया? क्यों उस वक्त भी ऐसे मामलात रहे और आज भी ऐसे मामलात हैं? क्या ये जो कॉपर वायर थी जब वो निकाली गई, तो क्या वहां इस वक्त एमक्यूएम मौजूद नहीं थी? क्या ये शहर का के एसेट्स नहीं थे? अच्छा, एक और एक सवाल ये होता है, आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये जो सरजानी में, ये कोरंगी में, और ये जो नॉर्थ कराची में, और ये जो जब हम बात करते हैं दीगर जगहों पे, इस वक्त मुसलसिल ये इलेक्ट्रिक की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, या जो पब्लिक डीलिंग के दफातर हैं उन पे आम आदमी हमले कर रहा है। ये अब क्यों हो रहे हैं? पहले क्यों नहीं होते थे? मैंने एक पुलिस वाले भाई से पूछा तो उन्होंने बोला, जनाब पहले जो है इनकी सिक्योरिटी के लिए ये सियासी जमातें होती थी, क्योंकि पहले ये शहर बड़ा ऑर्गेनाइज चलता था। जो इलाके गैंग वॉर के हाथ में होते थे, वहां पे गैंग वॉर वाले होते थे। जो पीपुल्स पार्टी के हाथ में थे, उधर गैंग वॉर प्लस पीपुल्स पार्टी होती थी। कुछ इलाके पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के हाथ में थे, कुछ इलाके एनपी के हाथ में थे, और कुछ इलाके भाई लोगों के हाथ में थे।
तो जहां जहां जिसका इलाका था वो वहां वहां उनको सिक्योरिटी की गारंटी होता था। ये वजह थी कि उससे पहले कि इलेक्ट्रिक के इंस्टॉलेशन पे लोग इस तरह हमले नहीं करते थे। माजी में भी इससे बुरे हालात रहे, 250, 300 लोग मर गए इस शहर में, उनका कोई पुरखान हाल नहीं था। अदालतों ने रिमार्ज दे के काम चला लिया, वजीर आजम ने उस वक्त के 2 बयानात दे के काम चला लिया, और यहाँ पर MP MNA ने सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर करा के कर लिया, लेकिन शहरी या शहर कराची के लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका। अब आप हमसे फ्यूल एडजस्टमेंट ले रहे हैं, तो फ्यूल एडजस्टमेंट वो है कि हमने कभी खाना खाया था और उसका जो बिल में बाद में जब उसका बिल बढ़ गया तो आपने हमसे वो पैसे ले रहे हैं। भाई आप जो अरमान भाई ने बात की है वो आप क्यों नहीं कर रहे यार? आपकी क्या जिम्मेदारियां थी? आपने अपनी जिम्मेदारियां क्यों पूरी नहीं की? आपने अब तक कोई बुनियादी तौर पे एक भी आपने बिजली पैदा करने का वो नहीं बनाया। आपने यहाँ तक कि जो सोलर टेक्नोलॉजी के जरिए आपको बिजली देते हैं, आपने उनकी भी हौसला अफजाई के लिए कोई प्लानिंग नहीं की कि अगर आप सिर्फ शहरियों को ये हौसला अफजाई कर लेते कि जनाब आप सोलर का सिस्टम लगाएं, हम आपसे वो सोलर की जो इजाफी बिजली होंगे वो लेंगे, लेकिन आपने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जिससे बिजली की खपत में इजाफा किया जा सके या बिजली बनाने में इजाफा किया जा सके, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ इस कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह सरकार से ज्यादा रिलीफ लिया जा सके और किसी तरह सरकार से ज्यादा आप मफाद समेट सकें, पैसे बना सकें। ये वजह है। और ये इसकी जो इलेक्ट्रिक थी कि जो बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनकी ऐवान में नुमाइंदगी थी, ये सारी बुनियादी तौर पर इनकी सपोर्ट करती हुई उनको प्रोटेक्शन देते आई। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, हमने आज डिस्कस किया और है। अभी फिलहाल एक मिनट और अभी जो है वो के इलेक्ट्रिक दोबारा नेपरा के पास गई है और उन्होंने कहा है कि जी मई के तो आपने इस बिल में भुगत दिए हैं, जून में भी जो है वो इन्होंने कहा है कि एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट फुल मजीद महंगा हो गया था, तो लिहाजा अब मजीद इसमें इजाफा किया जाए। तो अभी आपके अगर वो मंजूर हो जाते हैं तो अभी आपके अगले जो बिल आएंगे वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े हुए हैं। ना करें यार अरमान भाई, आप ना डराएं हमें यार। 15,000 सैलाब अलग आ गया है, सैलाब अलग आ गया है, अभी आया है 500 रुपए का है टमाटर हो गए, टमाटर 500 रुपए तो अभी मिल रहे हैं। टमाटर अब आगे जाके मिलेंगे भी नहीं क्योंकि टमाटर उगाएंगे कहाँ पर, उगाने की अब कोई जगह नहीं रही है, तो बहुत किल्लत हो जाएगी। जहाँ जो जगह मिलेगी वहां पर उगाए जाएंगे अगर, तो जितनी डिमांड है उससे कहीं कम टमाटर भी आएंगे, उससे कहीं कम जो प्याज भी होगी, आलू भी होगा। अब जो है वो डिमांड बहुत होगी, डिमांड से कहीं कम जो है वो इस वक्त सब्जी वगैरह आएगी, तो कहीं इसके रेट जो है पता नहीं कहाँ आसमानों पर बातें कर रहे होंगे। इसी तरह से जो है वो फसलें जो है वो अभी तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं आया है। जब फसलों का जो मामला होगा उसका जब इम्पैक्ट आएगा, चावल देखिएगा चावल कहाँ जाएगा। गंदम जो है वो 30% गंदम अब तक जो है कहा गया है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 30% गंदम सिंध के अंदर जो है वो खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। चावल की पूरी फसल जो है वो आपकी तकरीबन जो है ना अब वो काम की नहीं रही है। इसी तरह से मजीद जो गन्ने की फसल जो है वो उसका काम तमाम हो चुका है। चीनी का जो है बहरान आ सकता है, तो कई बहरानों के लिए अभी हम जो है वो तैयार रहे हैं। और ये जो इसकी रिहेबिलिटेशन है, यानी कि इसकी जो आप समझ रहे हैं कि 2-3 महीने में सेव जाएगा, ये 2-3 महीनों की बात नहीं है, अगले 2-3 साल हमारे लिए बहुत बहुत सख्त हो सकते हैं। बस अल्लाह ताला हम पर रहम करे। चले जी, अल्लाह ताला हम पर रहम करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें भी अपने आप और अपने जो पाकिस्तानी हैं उन पर रहम खाने की ज़रूरत है। जो इक़्तिदार में जो लोग इस वक्त हैं, जो लोग किसी भी सूरत के अंदर ताकतवर हैं और जिनके पास वसाइल मौजूद हैं और जिनके पास थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा मामला है कि जो वो नीचे के लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करने चाहते, तो वो भी एक बुनियादी वजह है। अल्लाह ताला तो शायद हम पर रहम करना भी चाहता है और रहम कर भी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंसान ही एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, मुआशरे के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, अपने अहले मोहल्ला और करीब के साथियों के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, तभी ये सिचुएशन आपको लग रही है और ये मजीद खराब होगी। जैसे कि अरमान भाई ने कहा है कि मई के बाद के एडजस्टमेंट का जो फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला नेपरा के पास के इलेक्ट्रिक गया है, उसके बाद जो बिल आने वाले हैं शायद, और फिर महंगाई में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टमाटर तो क्या, आपको गंदम, चावल, खाने पीने की अशिया, ये तमाम के तमाम सितंबर के बाद जो है वो बदतरीन हम एक बहरान में जा रहे हैं। और इसको ऑफिशियली एक लफ्ज होता है कहस साली। हम ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त कहस साली की तरफ बढ़ रहा है। ये बात हमने कल बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस की थी और शायद हमने
आपको जब 3 महीने पहले जहीर का केस था तब भी हमने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये 3-4 महीने के बाद ये सिचुएशन होगी। जब हमें ये सारी सूरत हाल का पता था, इदारों को पता था, तो सवालिया निशान ये है कि हेलीकॉप्टर में कोई जो भी जाकर ऊपर से बैठकर तस्वीरें खिंचवाकर आकर ये बता रहा है कि जी हमने दौरा किया है, खुदारा ये जो क्रिमिनल निग्लिजेंस की है आपने लोगों को। आज डीजी बैट ने बिलाल, आज डीजी बैट ने भी कह दिया कि हमने 3 महीने पहले इन लोगों को बता दिया था कि ये सिचुएशन आने वाली है। तो ये हाँ बिल्कुल, वो अरमान भाई बिल्कुल बात ये है, वो फजाई दौरा कर रहे हैं, उनके आंखों में आंसू आ गए थे और ये आ गया था। ये जितने भी लोग बेसिकली जो फिजाई दौरों पर निकले हैं या 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों में विजिट कर रहे हैं, ये फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इन्हें पब्लिक से कोई सिंपैथी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। इन्होंने इवैक्यूएट जो प्लान है वो तरतीब नहीं दिया और उसके नतीजे के अंदर ये सारा के सारा मामला है। ये बराबर के जिम्मेदार हैं। आप इनके मासूम चेहरे जो लोग ये जाकर वहां पर खैरात बांटकर ऐलानात करके आकर देख लेते हैं, ये तमाम की तमाम मसनूई चीजें। जी फारूक भाई कुछ कह रहे हैं या एंडिंग नोट पे जाएं? देखिए, मैं एंडिंग नोट से पहले आपको बताऊं, जो वाक़फ़ाने हाल हैं वो ये बता रहे हैं कि इस नाकामी पर पर्दा डालने के लिए हालात थोड़े सूटेबल हैं और उसके ऊपर हवा देने की तैयारी है ताकि इलेक्शन के लिए अपना वोट बचाया जा सके। क्योंकि इस बारिशों में जहां पे लोगों को उनसे नाराज किया है, वहां पे लोग उनको अवला भी कह रहे हैं और लोग सिर्फ उनको तंग करने के लिए तहरीक इंसाफ के नारे लगा रहे हैं। मंजूर वसां को काफिले पे खतरा हुआ है, इसी तरह सियासी गुजरा को मुश्किलात का सामना है। तो उन्होंने इसका हल ये निकाला है कि वो लसानियत की छतरी तले एक दफा फिर जाने की तैयारी पकड़ रहे हैं और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के ऐसा कुछ हो, लेकिन इसके लिए जो उनके जो आसपास के लोग होते हैं उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुछ लोगों के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि इसका हल निकालने के लिए कुछ अजीब सी चीजें सोची जा रही हैं। खुदा करे कि वो ऐसा ना हो, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक होगा अगर ऐसा। चलें जी, इसको एंड करते हैं। आज हमने जहीर केस को डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक का जो ऑफिस नजर आतिश किया गया सुरजानी में उसको डिस्कस किया है, अल्ताफ हुसैन की वापसी के बारे में और जो पाबंदी है उसको हटाने से मुतलिक जो पटिशन है उसको हमने सैर हासिल डिस्कस किया है। जिन लोगों ने हमें आखिर में ज्वाइन किया है वो हमारी अगर आगाज से दोबारा वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये तमाम तर जो मौज़ूआत थे इसके ऊपर आपको बहुत तफसील के साथ मालूमात मिल जाएंगी। और आखिर में रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर आपने फारूक समी का रिपोर्टर्स 21 जो इनका यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अरमान साबिर व्लॉग, अरमान साबिर भाई भी गैर जानिबदाराना तज्जिया करते हैं, खबर में ताखीर जरूर करते हैं, लेकिन जब तक खबर ठीक ना हो या मुसद्दिका ना हो ये खबर नहीं देते और यही सूरत हाल फारूक समी की है। और कल 2 बड़े केसेस हैं, यानी कि जहीर केस में जमानत और एमएलओ के ऊपर ऑर्डर आना है और इसके साथ ही अल्ताफ हुसैन पर जो पाबंदी आए थे स्पीच के हवाले से और सरगर्मियों के हवाले से उसमें भी कोई ना कोई अपडेट्स होगी। तो हम तीनों मिलकर कोशिश करेंगे कि आपको अपने अपने प्लेटफॉर्म्स या यकजा आकर तफसीलात से आपको इसी तरीके से जिस तरह आज आगाह किया है इसको आगाह भी करेंगे और सुबह के वक्त भी अपने व्लॉग्स या जैसे ही लाइव सेशंस के थ्रू आपको अपडेट करेंगे। तो आप तमाम तर का बेहद शुक्रिया कि आपने लाइव सेशन हमारा देखा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। फारूक समी और अरमान साबिर का भी शुक्रिया जिन्होंने इतना वक्त निकाला और लाइव सेशन का हिस्सा बने। मैं आप सब के लिए आप सबका मशकूर हूँ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।